स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास। उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं कविता शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर अर्थशास्त्र, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर से आप लोगों के लिए आपके सेकेंड ईयर क्लास के फर्स्ट पेपर समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, उसका अर्थ, परिभाषा, व्यष्टि अर्थशास्त्र उसकी भिन्नता, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है आज की दुनिया में, क्या सीमाएं हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कितनी शाखाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं अध्ययन के तरीके। अर्थशास्त्र को कितनी तरीकों से पढ़ा जा सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं जिनको बोलते हैं, उन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप व्यष्टि अर्थशास्त्र या माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा पेपर पढ़ चुके हैं, तब आपने जाना होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में ही अर्थशास्त्र को लगभग 200 सालों तक पढ़ा जाता रहा। एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक या पिता कहते हैं, उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस जब 1776 में आई, तब से लेकर लगभग 1836 तक व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में ही अर्थशास्त्र को पढ़ा जाता रहा। सर्वप्रथम अर्थशास्त्री जी.एम. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स जिनका पूरा नाम है, ने 1936 में अपनी बुक द जनरल थियरी में सबसे पहले अर्थशास्त्र को समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में हमने परिचित करवाया। तो इसके अर्थ के बारे में जहाँ तक बात है, जहाँ तक व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात है, जो कि आप पिछले साल पढ़ चुके हो, अर्थशास्त्र में अध्ययन की वह शाखा है जो किसी भी व्यक्तिगत इकाई का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करता है। माइक्रो शब्द का अर्थ क्या है? सूक्ष्म। जैसे माइक्रोस्कोप, किसी भी वस्तु को सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, वैसे ही यह शब्द माइक्रो जो लिया गया है वह उसी अर्थ को परिलक्षित करता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र से जुड़ी किसी भी व्यक्तिगत इकाई का सूक्ष्म रूप से अध्ययन किया जाता है। ठीक इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था से जुड़ी इकाइयों का समग्र रूप में अध्ययन किया जाता है, और वह भी व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो यदि अंतर के लिए हम समझना चाहें तो जैसे एक व्यक्ति की आय का अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु है, वहीं एक राष्ट्र की आय, राष्ट्र की बचत, कुल राष्ट्रीय भोग उत्पादन, कुल रोजगार तथा सामान्य मूल्य स्तर आदि, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो किसी न किसी अर्थशास्त्री के शब्दों में, यानी उनकी परिभाषा को उद्धृत करते हुए लिखना अपने उत्तर को ज़्यादा सही रहता है, ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आप जब भी किसी टॉपिक पे चर्चा कर रहे हों तो विभिन्न मतलब विभिन्न विचारकों ने इसके बारे में क्या कहा है, उनकी डेफिनेशन दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अब हम किसी अर्थशास्त्री के नज़रिए से देखना चाहें तो सरलतम तरीके से गार्डनर एक्ले की परिभाषा द्वारा इसको समझा सकते हैं। उनके शब्दों में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के संपूर्ण पहलुओं या आयामों से है। यह एक वन की प्रकृति का अध्ययन करता है, न कि व्यक्तिगत पेड़ों का जिनसे जंगल बना है। सरलतम परिभाषा है। इन्होंने माइक्रो और मैक्रो के बीच अंतर बताने के लिए एक वन का उदाहरण लिया है कि जैसे एक व्यक्तिगत पेड़ का अध्ययन करना माइक्रो की विषय वस्तु है कि वह पेड़ कैसा है, किसका है, उसमें क्या फल फूल वगैरह लगते हैं, कितना उपयोगी है, लेकिन एक पूरे वन में कितने पेड़ लगे हैं, तो फिर एक एक पेड़ का सूक्ष्म अध्ययन करना इस मैक्रो
या इस विचारधारा का काम नहीं होगा, बल्कि वन की प्रकृति को बताया जाएगा कि वन किस प्रकृति का है, समशीतोष्ण है, शीतोष्ण है, आर्द्र है। इस तरीके से पूरे वन का अध्ययन किया जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इन्होंने एक जगह हाथी के अध्ययन से और हाथी के व्यक्तिगत अंगों के अध्ययन से भी माइक्रो और मैक्रो के अंतर को समझाने का प्रयास किया है। तो आप जो भी बुक इस्तेमाल करेंगे उसमें अलग अलग अर्थशास्त्रों की परिभाषाएं दी होंगी। आप किसी एक को भी जिसको आप याद रख सकें और एज इट इज़ अपने एग्ज़ाम में लिख सकें, वह परिभाषा आप ज़रूर इसमें अपने नोट्स में तैयार कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र या विषय वस्तु, यानी कि कौन कौन से वह क्षेत्र हैं जहां समष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी साबित होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में। तो जैसे कि आप सामने स्लाइड देख रहे हैं, 8 बिंदु इसमें बने हुए हैं। हम नंबर 1 से चल रहे हैं। सबसे पहला, आय व रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी राष्ट्र की या पूरे विश्व की आय और रोजगार के बारे में अध्ययन करता है। यानी कि मान लीजिए भारत का उदाहरण ले तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, उसकी माप कैसे होती है, कौन से वो क्षेत्र होते हैं जहाँ से आय आएगी, किस तरीके की विधियों का प्रयोग करके आय को निकाला जाएगा, ज्ञात किया जाएगा, कौन सी परिभाषा के अंतर्गत उस राष्ट्रीय आय को कसौटी पे कसा जाएगा। इस तरीके से सिद्धांत आय से संबंधित और उसके मापन से संबंधित बनाए जाते हैं। इसी तरह यदि हम रोजगार की बात करें, रोजगार बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रगति का, विकास का। तो समष्टि अर्थशास्त्र किसी भी राष्ट्र के रोजगार का अध्ययन भी करता है। उससे संबंधित जितने भी सिद्धांत होते हैं कि भाई जैसे अब आप देख रहे हो आर्थिक मंदी का माहौल है और उसमें विभिन्न देशों में रोजगार की मात्रा घट रही है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ रही है। और बेरोजगारी का बढ़ना मंदी का यानी आर्थिक मंदी का मुख्य लक्षण होता ही है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे कि मंदी ने ही अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड केन्स को जन्म दिया जब 1930 की विश्वव्यापी मंदी आई थी। आज आपके सामने वर्तमान परिदृश्य भी है जो पूरे विश्व में कोरोना की वजह से जो मंदी आ रही है, जो व्यापार और उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, विभिन्न देशों के बीच व्यापार भी लगभग बंद पड़ा है और विभिन्न अर्थव्यवस्थाएं मंदी के जाल में गिरती जा रही हैं। तो वहाँ रोजगार की छटनियाँ भी हो रही हैं। कंपनियाँ चूँकि उनको आय देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए अपने यहाँ कार्य कर रहे लोगों की छंटनी भी कर रही है। तो रोजगार के सिद्धांत, यानी कि अब हम इससे वापस कैसे उभरेंगे, इस मंदी की अवस्था से बाहर निकलकर हम वापस इन बेरोजगार हुए लोगों को कैसे रोजगार मुहैया कराएंगे, कैसे गाड़ी को पटरी पे लाएंगे, कैसे आय वापस से सृजित होगी लोगों की ताकि अर्थव्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएं। इन सब सिद्धांतों का अध्ययन इस प्रथम बिंदु में समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा किया जाता है। दूसरा बिंदु जैसे कि आप पढ़ पा रहे हैं, सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत, जनरल प्राइस लेवल जिसको हम कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा मुद्रास्फीति भारत में आज इतने प्रतिशत हो गई, घटकर या बढ़कर, इसका एक लेवल जो कि बेरेबल है, सहनीय है या असहनीय है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। ये सब चीज़ें सामान्य मूल्य स्तर की विषय वस्तु है। तो सामान्य मूल्य स्तर के सिद्धांतों का अध्ययन करना भी समष्टि अर्थशास्त्र का कार्य है। मोटे रूप में आप इस तरीके से समझ सकते हैं सामान्य मूल्य स्तर को कि अर्थव्यवस्था में लाखों वस्तुएं प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन उन लाखों की प्राइस लेने की बजाय, जैसे कि मैथ में आप एवरेज औसत का अध्ययन करते हैं, वैसे ही विभिन्न वर्गों की वस्तुओं की एक बास्केट बना ली जाती है, फिर उनके मूल्यों को ले लिया जाता है और फिर उसका जो एवरेज निकालता है उसे सामान्य मूल्य स्तर कहते हैं। और किसी भी देश की मुद्रास्फीति को एक निश्चित स्तर पर मानते हुए उससे ऊपर यदि सामान्य मूल्य स्तर जाता है तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही है, और उससे नीचे यदि मूल्य स्तर जाता है तो हम कहते हैं कि मुद्रास्फीति गिर रही है। इस तरीके से जब हम आगे के
चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। तीसरा बिंदु जो है वह है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आज आप पूरे विश्व में, पूरी मीडिया में ये चर्चा सुनते होंगे कि फलां विकासशील देश है, फलां विकसित देश है। किस आधार पे इनको यह टैग मिला है? तो यूएनओ द्वारा ही यह निर्धारित है कि एक निश्चित सीमा के आय वर्ग के देशों, जो कि प्रति वर्ष निकाली जाती है और यूएस डॉलर में निकाली जाती है, उन देशों को, एक निश्चित सीमा से ऊपर वाले देशों को विकसित श्रेणी में रखेंगे और एक निश्चित सीमा से नीचे वाली आय स्तर के देशों को विकासशील श्रेणी में रखेंगे। और भी बहुत से उनके लक्षण होते हैं, इनका अध्ययन हम बाद में करेंगे। तो आर्थिक विकास कोई देश कैसे करे, कितनी अवस्थाएं होंगी, कौन से मॉडल्स होंगे, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे एक देश विकासशील से विकसित की श्रेणी में पहुंच जाएगा, इन सब सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। चौथा बिंदु है हमारा व्यापार चक्रों का सिद्धांत। इस पे हमने अभी चर्चा की है। आर्थिक मंदी और आर्थिक स्फीति, इन शब्दों से तो आप परिचित हैं, लेकिन ये वास्तव में किसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं? उन्हें हम ट्रेड साइकिल्स कहते हैं या बिजनेस साइकिल्स भी कहते हैं, व्यापार चक्र। तो व्यापार चक्रों के सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है कि किस तरह एक देश या पूरा विश्व एक निरंतर आर्थिक चक्रों से गुजरता है। ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कभी मंदी, कभी तेजी, और इस तरीके से इन सिद्धांतों के अंतर्गत किस तरह की मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की ज़रूरत पड़ती है कि हम इन व्यापार चक्रों से वापस बाहर निकल सकें। तो इनका अध्ययन भी समष्टि अर्थशास्त्र करता है। पांचवा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विदेशी विनिमय का सिद्धांत। आज के युग में आप देख ही रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के विकास का मुख्य इंजन बन गया है, क्योंकि कोई भी देश आत्मनिर्भर होकर अकेला खड़े रहकर नहीं जी सकता। उसे कंधे से कंधा मिलाकर पूरी दुनिया के साथ व्यापार संबंध बनाकर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर देश खुद नहीं बना सकता, उसे दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। तो आयात और निर्यात का यह रिलेशनशिप या यह संबंध जो है वो व्यापार कहलाता है। और जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है तो भुगतान की समस्या, जिसको हम विदेशी विनिमय के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, अवश्य पैदा होती है, क्योंकि हर देश की अपनी अलग मुद्रा होती है और उस मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में किस बिंदु पर, किस आधार पर कन्वर्ट किया जाएगा, वह विदेशी विनिमय दर के आधार पर तय होता है। तो ये सिद्धांत भी हम बाद में पढ़ेंगे यदि आपके सिलेबस में होंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल इस बिंदु में हम इतना बता सकते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांतों और विदेशी विनिमय सिद्धांतों, जिसमें कि किसी भी देश के फॉरेन एक्सचेंज का और भुगतान संतुलन का अध्ययन हम करते हैं। जो नेक्स्ट बिंदु है छठा, वह है मुद्रा एवं बैंकिंग का सिद्धांत। तो मुद्रा से तो आप परिचित होंगे ही। यदि मैं कहूँ कि भारत की मुद्रा तो आप कहोगे रुपया, यदि मैं कहूँ कि अमेरिका की मुद्रा तो आप कहेंगे डॉलर। तो इस तरीके से जापान का येन और ये सब मुद्राएं हर देश की अपनी अलग होती हैं, लेकिन वास्तव में जो है मुद्रा के सिद्धांत अर्थशास्त्रियों द्वारा गढ़े गए हैं, ताकि मुद्रा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं कि मुद्रा में वृद्धि हो जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट होंगे, मुद्रा में कमी हो जाए तो अर्थव्यवस्था में क्या इम्पैक्ट होंगे, ये सारी चीज़ें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। और मुद्रा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो है बैंकिंग। हम जानते हैं आज बैंकिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। बिना बैंकिंग के हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। आज बैंकिंग का पूर्व की तुलना में एकदम विकसित रूप है और बैंकिंग के सिद्धांतों का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है।
पॉइंट नंबर 7 जो आप देख ही रहे हैं वो है राजस्व का सिद्धांत। राजस्व किसे कहते हैं? हालांकि राजस्व माइक्रो इकोनॉमिक्स के 5वें प्रभाग के रूप में आपने फर्स्ट ईयर में जाना होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि राजस्व किसे कहते हैं, तो राजस्व उत्तर मुझे खुद ही देना पड़ेगा, क्योंकि यह एक वीडियो ऑनलाइन क्लास है, तो आप तो उत्तर दे नहीं पाएंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा, उसमें कोई सुधार की गुंजाइश है, वो भी आप उसमें लिख सकते हैं। तो हम वापस 7th पॉइंट पे लौटते हैं। राजस्व के सिद्धांत। राजस्व हम कहते हैं किसी भी देश की सरकार के आय और व्यय की क्रिया को। तो उससे जुड़े सारे राष्ट्र की आय और सारे राष्ट्र के व्यय से जुड़े सिद्धांतों का अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की विषय वस्तु होती है। इसी तरह जो 8वां बिंदु है वह है वितरण का समग्र सिद्धांत। वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसका? आय का। उत्पादन के साधनों द्वारा मिलकर जिस उत्पादन का उत्पाद किया जाता है उसको बेचने या विक्रय से प्राप्त होने वाली आय का उन्हीं उत्पादन के साधनों में पुनः वितरण कर दिया जाता है। जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन करते हैं तो उसके से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र करता है। तो मेरे विचार में आपको अब समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या विषय वस्तु की जानकारी हो गई होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि यदि एक क्लास बड़ी हो जाती है तो हम आगे की विषय वस्तु को नेक्स्ट क्लास में सबमिट करेंगे। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।